जोधपुर के एक व्यस्त चौराहे पर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ था। गाड़ियों की लंबी जाम लगी हुई थी, लेकिन उसकी कोई परवाह किए बिना एक लड़की चौराहे पर खड़ी एक रोल्स रॉयस के शीशे को हॉकी स्टिक से चकनाचूर कर रही थी। लड़की का चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था, लेकिन उसकी बाहर झांकती आंखों में अंगारे बरस रहे थे। वो गुस्से में बड़बड़ाई, "तुम औकात दिखाता है मेरे सामने? मैं भी देखती हूँ कि कितना बड़ा रईस है।" वहीं कुछ दूर आगे एक दूसरे रोल्स रॉयस में बैठा एक लड़का ये सब बैक मिरर से देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने अपने दोस्त शुभम की तरफ देखकर बोला, "दूसरी गाड़ी भेजो।" शुभम हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, "राज, ये सब क्यों? जाने देते हैं ना आप, बहुत हो गया। एक गाड़ी वो पहले ही तोड़ चुकी है, दूसरी तोड़ रही है।" वो लड़का बोला, "मुझे किसी का गुस्सा पसंद नहीं है, लेकिन इस लड़की का गुस्सा पसंद आने लगा है। इसकी आंखों में वो जिद नजर आ रहे हैं जो मुझ में है। मुझे इसकी हद देखनी है।" शुभम कुछ नहीं बोल पाया और उसके पीछे खड़े काफिले की तीसरी गाड़ी को चौराहे पर जाने का ऑर्डर दिया। उस गाड़ी से भी लोग नीचे उतरे और खाली गाड़ी को वहां ले जाया गया। अपने सामने एक और गाड़ी देखकर वो लड़की भड़क गई और उसे भी हॉकी स्टिक से चकनाचूर करने लगी। लेकिन वो लड़की ऐसा क्यों कर रही थी और क्या है उस लड़की और लड़के के बीच का टशन? ये जानने के लिए हमें कुछ घंटे पीछे जाना होगा। राजस्थान के जोधपुर जिले की एक छोटी सी तहसील है बिलाड़ा। यहाँ एक डबल मंजिल घर में सामानों की पैकिंग हो रही थी। घर के मुखिया विक्रम पुरोहित जी की पत्नी दीपिका हॉल में आती हुई बोली, "लगभग सारी पैकिंग हो गई है, लेकिन आपकी लाडली उदास है। कह रही है कि बिलाड़ा छोड़कर कहीं नहीं जाना है।" विक्रम जी बोले, "छोड़ना तो हम भी नहीं चाहते, लेकिन क्या कर सकते हैं? हमारा ट्रांसफर हुआ है जोधपुर, तो जाना ही होगा।" दीपिका चिंतित होकर बोली, "सुनिए ना, जोधपुर तो बहुत बड़ा शहर है। ऐसे में अपनी बच्ची को लेकर वहाँ रहना सुरक्षित नहीं होगा। बच्ची बहुत सुंदर है हमारी, ऐसे में किसी की भी बुरी नजर पड़ सकती है।" विक्रम जी बोले, "दीपी, हमारी बच्ची समझदार है, उसकी चिंता मत करो। वैसे भी कौन है जोधपुर में जो हमारी बच्ची का ही इंतजार कर रहा होगा। अच्छे से पैकिंग करो, हमें शाम को ही जोधपुर के लिए निकलना है। सुनो, मुझे कुछ पेपर्स कलेक्ट करने हैं, तो तुम अपनी गाड़ी से निकल जाना। मैं शेयरिंग से आ जाऊंगा। अच्छी सोसाइटी में घर मिल गया है और सोसाइटी सेक्रेटरी बोला है आज ही शिफ्ट करने को, तो तुम दोनों को अकेले ही निकलना होगा।" वहीं घर के गार्डन में रंग बिरंगे फूलों के सामने एक सुंदर कन्या खड़ी थी, जिसकी झील से गहरी आंखों में पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। उसके पतले रसीले होठों की मुस्कान गायब थी। अपनी बच्ची को देखकर दीपिका जी खुद से बोली, "कुछ समय बाद ये 17 साल की हो जाएगी, लेकिन अभी तक इसका मासिक धर्म भी शुरू नहीं हुआ है। डॉक्टर्स के पास भी इसका जवाब नहीं है। पता नहीं क्या भविष्य होगा इसका।" इतना कहकर दीपिका जी उसके पास आई और प्रेम से बोली, "श्वारणी।" श्वारणी भले ही 16 वर्ष की थी, लेकिन उसका शरीर 20-22 साल की लड़की जैसा दिखता था। ऊपर से हाइट भी अच्छी खासी थी, तो काफी ज्यादा सुंदर और हसीन दिखती थी। इसी बात से उसके माता पिता डरते थे। अपनी माँ की आवाज सुनकर श्वारणी ने उनकी तरफ पलटकर देखा। दीपिका जी ने तुरंत श्वारणी के लंबे बालों का जूड़ा बना दिया और बोली, "खुले बाल मत करो, और कहीं बाहर जाएं तब तो बिल्कुल भी नहीं। चेहरे को भी ढक कर रखना।" अपनी माँ की बात सुनकर वो मीठी आवाज में बोली, "जो अतीत में हुआ था उसे अब भूल जाइए। ऐसे कई लड़के आते जाते रहते हैं, लेकिन सच कहें तो हमें जोधपुर नहीं जाना है।" उसका इतना ही कहना था कि गार्डन में आता हुआ उसका 9-10 साल का छोटा भाई शौर्य उसे छेड़ते हुए बोला, "क्यों, जोधपुर तुम्हारा ससुराल है क्या दीदी, जहाँ कोई हैंडसम और डैशिंग लड़का तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा?" शौर्य की बात सुनकर श्वारणी उसे घूरते हुए बोली, "आज ये बचेगा नहीं हमसे।" इतना कहते ही श्वारणी शौर्य के पीछे भागने लगी और दोनों भाई बहन का हंगामा शुरू हो गया। कुछ देर बाद थक कर श्वारणी एक सोफे पर बैठी तो शौर्य बोला, "दीदी, अगर प्यास लगी हो तो पीछे पानी रखा है ग्लास में, पी लो।"
श्वारणी ने बिना कुछ सोचे समझे ग्लास उठाया और सारा पानी पी गई। ये देखकर शौर्य मन ही मन खुश होता हुआ बोला, मैंने तो इसमें नींद की गोली मिलाई थी। अब दीदी गाड़ी में नींद पूरा करेंगी और मैं मम्मा के मोबाइल में गेम खेलूंगा। वहीं दीपिका जी अपने बेटे को देखते हुए मन में बोली, हे शिव जी, जोधपुर में हम चारों शांति से रहें, वहाँ कोई ऐसा इंसान ना हो जिसका मुकाबला हम नहीं कर पाए। दीपिका जी ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, लेकिन वे इस बात से अनजान थी कि जोधपुर शहर में ही उन सब की जिंदगी में आने वाले तूफान की एंट्री होने वाली थी। कुछ ही देर में दीपिका जी श्वारणी और शौर्य के साथ जोधपुर के लिए निकल गए। वहीं कुछ समय बाद जोधपुर के महाराजा सूरजमल एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट लैंड हुआ। उसका दरवाजा खोला गया तो उसमें से सबसे पहले 2 बॉडीगार्ड्स बाहर आए और दोनों दिशाओं में खड़े हो गए। तभी एक बेहद आकर्षक और शानदार व्यक्तित्व का इंसान अपने हाथ को डरावने तरीके से मोड़ते हुए जेट से बाहर आया और एटीट्यूड से नीचे उतरने लगा। उसने डार्क ब्लैक जीन्स, ब्लैक हुडी, चेहरे पर काला मास्क, चश्मा और सर पर कैप लगाए अपनी शान और गुरूर से आगे बढ़ना शुरू किया। उसके पीछे उसका दोस्त शुभम राठौड़ भी उतरा। आज 1 साल बाद उस शख्स ने जोधपुर की भूमि पर अपने कदम रखे थे। उसका दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली तो उसके हाथों की नसें फूलने लगी। जोधपुर की हवाएं अब किसी अजनबी का एहसास करवा रही थी, जो जोधपुर में आ चुका था, जिसकी मौजूदगी जरूर कुछ तूफानी और जुनूनी करवाने वाली थी इस शख्स से। शुभम उसके पीछे पीछे चलते हुए बोला, राजे, सीधे घर ही जाना है आपने पुराने अड्डे पर। आगे चलते हुए उस शख्स ने अपनी उंगली से कुछ इशारा किया, जिसका मतलब समझकर शुभम के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अपने राजे के पीछे पीछे चलने लगा। दोनों बॉडीगार्ड्स बड़ी चालाकी और सावधानी से उस शख्स के इर्द गिर्द चलने लगे। एयरपोर्ट के बाहर आते ही उसके लिए एक रोल्स रॉयस गाड़ी खड़ी थी। गार्ड ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला, तभी पीछे 1-2 रिपोर्टर्स की आवाज आई, ये तो मिस्टर विग्रहराज सूर्यवंशी है। ओह माय गॉड! रिपोर्टर उस तक पहुंचते इससे पहले ही विग्रहराज वहां से चला गया। रिपोर्टर तो देखते ही रह गए और बोले, इस बंदे को कोई समझ नहीं सकता, इतने जिद्दी और जुनूनी है कि क्या ही बताऊं। मात्र 25 वर्ष की उम्र में एक जाना पहचाना नाम है बिजनेस फील्ड में इनका। मेरा एक ही सपना है कि मैं एक बार इस जिद्दी और जुनूनी इंसान का इंटरव्यू लूं। वहीं एयरपोर्ट से निकलकर विग्रहराज की काली रोल्स रॉयस शहर की चौड़ी सड़कों पर सरपट दौड़ रही थी। पीछे गाड़ियों का लंबा काफिला था, जिसमें उसके बॉडीगार्ड्स बैठे थे। 1 साल बाद जोधपुर की हवा में लौटकर विग्रहराज का मन बेचैन हो रहा था। उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी पुराने अड्डे की तरफ मोड़ो और रफ्तार बढ़ाओ। ड्राइवर ने तुरंत उसकी बात मानी और गाड़ी को मोड़ दिया। तभी अचानक सामने की सड़क पर बहुत ज्यादा भीड़ और ट्रैफिक दिख रहा था। गाड़ियों की लंबी कतार लगी थी। ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी, लेकिन सामने एक हल्की पीले रंग की स्विफ्ट गाड़ी थी, जो अचानक बीच चौराहे पर रुक गई। ड्राइवर ब्रेक लगाता इससे पहले ही रोल्स रॉयस का बम्पर उस स्विफ्ट गाड़ी के पिछले हिस्से से हल्का सा टकरा गया। पीछे की गाड़ियों के हॉर्न बजने लगे और लोग चिल्लाने लगे। तभी स्विफ्ट गाड़ी का दरवाजा खुला और एक महिला बाहर आई। ये दीपिका जी थी, जिनकी आंखों में गुस्सा और परेशानी साफ दिख रही थी। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और पीछे मुड़कर देखा। उनकी नजर सीधे विग्रहराज की गाड़ी पर पड़ी। गुस्से से लाल पीली होती हुई दीपिका जी ने उस गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हो और थोड़ा देखकर नहीं चला सकते? विग्रहराज की रोल्स रॉयस का दरवाजा खुला और उसका ड्राइवर तुरंत नीचे उतरा। उसने झुककर दीपिका जी से कहा, माफ कीजिए मैडम, अचानक सामने वाली गाड़ी रुक गई, इसलिए ब्रेक नहीं लगा पाया। दीपिका जी की भौहें चढ़ गई। उन्होंने अपनी ऊंची आवाज में कहा, सॉरी, तुम्हें क्या पता 1-1 रुपए कमाने में कितनी मेहनत लगती है। ये गाड़ी मैंने और मेरे पति ने बड़ी मुश्किल से ली है, तुम लोग क्या जानो इसकी कीमत। विग्रहराज गाड़ी के अंदर से सब कुछ सुन रहा था। उसे ऐसे छोटे मोटे हादसों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तभी उसकी नजर स्विफ्ट गाड़ी के अंदर बैठी हुई श्वारणी पर पड़ी। उसकी पीठ दिख रही थी, लेकिन लंबे काले और घने बाल देखकर विग्रहराज की आंखें वहीं अटक गईं। श्वारणी अपने बालों को हाथ से सहला रही थी। उसके बाल कमर तक लटके हुए थे। तभी उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और अपना एक पैर जमीन पर रखा। उस पर दीपिका के गुस्से का कोई असर नहीं हो रहा था।
विग्रहराज ने जैसे ही उसके गोरे और मुलायम पैर देखे, वो अपने होश खो बैठा। उसकी गुलाबी नाजुक उंगलियां, एड़ी की बनावट, सब कुछ विग्रहराज को किसी खूबसूरत सपने जैसा लगा। श्वारिणी ने दूसरा पैर भी बाहर रखा। उसकी लंबी घनी चोटी अब हवा में लहराने लगी। उस वक्त विग्रहराज को सिर्फ उसके काले लहराते हुए बाल दिख रहे थे। उसकी गर्दन की गोरी और नाजुक त्वचा भी साफ नजर आ रही थी। ये सब देखकर विग्रहराज के दिल की धड़कन बढ़ गई। वो उसे और ज्यादा देखना चाहता था, उसका चेहरा देखना चाहता था, लेकिन उसे सिर्फ श्वारिणी की पीठ दिख रही थी। श्वारिणी ने एक भी बार पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बस सड़क पर हुए हंगामे से परेशान दिख रही थी। दीपिका का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ। उसने कहा, तुम्हें लगता है कि एक सॉरी बोल देने से सब ठीक हो जाएगा? अब बताओ क्या करोगी मेरी गाड़ी का? तभी विग्रहराज ने ड्राइवर से कहा, इनसे कहो ये जो गाड़ी चला रहे हैं वो यहीं छोड़कर चले जाए। मेरी एक गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी। इनके स्विफ्ट से तो अच्छी ये है। विग्रहराज की ये बात सुनकर दीपिका का गुस्सा आसमान छू गया। उन्होंने कहा, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? इतनी बेशर्मी से बोल रहे हो? हमें तुम्हारी गाड़ी नहीं चाहिए। तभी विग्रहराज के काफिले में से एक गाड़ी को वहीं छोड़ दिया गया और विग्रहराज की रोल्स रॉयस आगे बढ़ने लगी। श्वारिणी तब तक ये सब देख चुकी थी। उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने चेहरे को दुपट्टे से ढका और अपनी गाड़ी की डिक्की में से एक हॉकी स्टिक निकाली। वो सीधे रोल्स रॉयस के पास जाकर उसकी विंड स्क्रीन पर दे मारा। 2-3 बार में ही उसकी विंड स्क्रीन चकनाचूर हो गई। तभी विग्रहराज ने बैक कैमरे में ये कांड देखा और अपनी गाड़ी को वहीं रोक दिया। उसके बाद वो अपने काफिले के 5 गाड़ियों को श्वारिणी के पास भेजने लगा और श्वारिणी ने सभी गाड़ियों को चकनाचूर कर दिया। विग्रहराज के काफिलों में अब सिर्फ उसी की गाड़ी बची थी। दीपिका जी वहाँ बढ़ती जाम को देखकर श्वारिणी का हाथ पकड़कर बोली, तुम्हें अचानक क्या हो गया? चलो यहाँ से। उन्होंने श्वारिणी के हाथ से हॉकी स्टिक छीन ली, लेकिन श्वारिणी नहीं रुकी और खाली हाथ ही विग्रहराज की गाड़ी की तरफ बढ़ी। श्वारिणी क्या करने वाली है विग्रहराज के साथ? क्या विग्रहराज और श्वारिणी के बीच छिड़ चुकी है प्यार की जंग? क्या दीपिका जी श्वारिणी को गलत निगाहों से बचा पाएगी? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हम।